हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स के अंदर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 1 के 2 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद उसके कंसेप्ट, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस, देन क्या क्या था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की थी। एंड उसके बाद क्या था रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, पार्ट 2 में हमने इंक्लूड किया था फेमस साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी। फर्स्ट क्या की थी पियाजेस थ्योरी, देन एरिक्सन थ्योरी एंड लास्ट कोलबर्ग्स थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आज हम इस पार्ट में पार्ट 3 है जिसके अंदर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड मैच्योरेशंस। सबसे पहले क्या है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। सबसे पहले हम करते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ से क्या समझते हैं, ग्रोथ का अर्थ है बच्चे के शरीर में होने वाली फिजिकल इंक्रीज, जैसे कि वेट, हाइट, बॉडी साइज में बढ़ोतरी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज। क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज इन द बॉडी, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड साइज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ की। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है यानी इसे मेजर किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। ये नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है ताकि आपको इनमें पढ़ने में कोई तकलीफ़ ना हो और आपको अच्छे से लर्न हो जाए ताकि आप अच्छा अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सको। ग्रोथ का एक निश्चित उम्र तक होती है, बाद में ये स्लो या स्टॉप हो जाती है। जैसे कि हम मैच्योरिटी पर आके हमारी हाइट और वेट रुक जाता है एक टाइम पर, वेट फिर भी कंटिन्यू रहता है लेकिन हाइट है वो 18+ पर रुक जाती है। ग्रोथ पर न्यूट्रिशन, हेल्थ और इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए कैसे, बच्चे का हाइट और वेट बढ़ना, बोन्स और मसल्स का मजबूत होना। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का कंसेप्ट क्या है, मैच्योरेशन का अर्थ है बच्चे के शरीर और माइंड की नेचुरल बायोलॉजिकल रेडीनेस जो जीन्स के कारण अपने आप डेवलप होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है, मैच्योरेशंस रेफर्स टू बायोलॉजिकल नेचुरल डेवलपमेंट डेट क्या होती है, अकर्स ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स एंड डज नोट किसके ऊपर नहीं होती, रिक्वायर ट्रेनिंग, इसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन होती है क्वालिटेटिव और ग्रोथ क्या थी क्वांटिटेटिव। ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, हेरिडिटी मतलब जीन्स पर डिपेंड करती है। इससे ज़बरदस्ती तेज नहीं किया जा सकता या डेवलपमेंट की रेडीनेस को दिखाती है। नेक्स्ट करने वाले हैं इस पहले इसका एक एग्जांपल समझिए, बच्चे का चलने के लिए तैयार करना, ये क्या होती है मैच्योरेशन। प्यूबर्टी के दौरान होने वाले नेचुरल चेंजेस, जैसे ही हम मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद जितने भी चेंजेस आते हैं वह नेचुरल अपने आप होते हैं, हम उनको तेज या फ्लो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन की। ये आप वही मान सकते हो जैसे हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थी, तो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं मैच्योरेशन के विपरीतार्थक नहीं बोले जा सकते हैं, उसके सिमिलर है। ग्रोथ क्या है, फिजिकल इंक्रीज, वहीं पर मैच्योरेशन क्या है, बायोलॉजिकल रेडीनेस। उसके बाद ग्रोथ क्या है क्वांटिटेटिव और क्या है मैच्योरेशन क्वालिटेटिव। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। ग्रोथ का इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है और मेनली हेरिडिटी पर मैच्योरेशन आधारित होती है। एग्जाम्पल के लिए वेट, हाइट, और इसके एग्जाम्पल के लिए क्या होता है रेडीनेस टू वॉक। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन की। इसमें क्या है, ग्रोथ और मैच्योरेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कि इंटरडिपेंडेंट है। बिना मैच्योरेशन के ग्रोथ मीनिंगफुल नहीं होती, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए दोनों की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, बच्चा तभी चलता है जब उसकी मसल्स एंड नर्वस सिस्टम मैच्योर हो जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है? टीचर को चाइल्ड की मैच्योरिटी लेवल समझनी चाहिए। बच्चे पर एज से पहले प्रेशर नहीं डालना चाहिए। टीचिंग मेथड बच्चे की मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है इस पूरे सिनेरियो का, जो कि हम एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज वाइल मैच्योरेशन क्या करती है? बायोलॉजिकल रेडीनेस। बोथ टुगेदर लीड्स टू ए प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इसके बाद हम करने वाले हैं पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। ये तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार में एग्जाम में 16 मार्क्स का आता है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। पेरेंटिंग स्टाइल रेफर्स टू ऑल ओवर बिहेवियर, एटीट्यूड, अप्रोच ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड देयर चिल्ड्रन। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब है कि पूरा बिहेवियर, एटीट्यूड और अप्रोच पेरेंट्स की अपने बच्चों की तरफ। क्या क्या इंक्लूड होता है पेरेंट्स का? बिहेवियर, एटीट्यूड एंड अप्रोच, BA2। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट डाइना एक्सप्लेन 4 मेजर पेरेंटिंग स्टाइल। डाइना ने है ना मेनली 4 पेरेंटिंग स्टाइल हैं उनको एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर फर्स्ट क्या है? अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग सबसे बेस्ट स्टाइल मानी जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? इसके अंदर हाई वॉर्मथ एंड हाई कंट्रोल होता है। जो पेरेंट्स का बिहेवियर है बच्चे की तरफ बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है इसमें पेरेंट्स का। पेरेंट्स हैं वो सपोर्टिव होते हैं, बट सेट क्लियर वो बहुत सपोर्टिव होते हैं, पर अपने रूल्स डिसाइड कर देते हैं बच्चे के लिए ये गलत है और ये सही, उसे यही रूल्स फॉलो करने हैं। ओपन कम्युनिकेशन होती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। बच्चा कभी झिझक महसूस नहीं करता अपने पेरेंट्स को कुछ बताने में, क्योंकि पेरेंट्स का बॉन्ड है बच्चा के साथ बहुत ही अच्छा होता है। इसमें इफ़ेक्ट क्या पड़ता है चाइल्डहुड के ऊपर? इसके अंदर जो बच्चा है वो कॉन्फिडेंट और इंटरडिपेंडेंट बनता है। इसमें क्या है? चाइल्ड बिकम्स कॉन्फिडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट। गुड इमोशंस कंट्रोल आते हैं और बेटर सोशल स्किल्स हो जाती हैं। इफेक्ट क्या है एडोलिसेंस का? एडोलिसेंस पर करता है, उसके अंदर हाई स्ट्रीम आती है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और गुड डिसीजन मेकिंग। ये क्या होती है? बच्चे के लिए सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। चाइल्डहुड बचपन में तो उसको कॉन्फिडेंट इंटरडिपेंडेंट लगेगी, इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस करेगा, बेटर सोशल स्किल डेवलप होंगी। वहीं अडोलिसेंस में उसके अंदर हाई स्ट्रीम आएगा, जो कि बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बनेगा और उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाएंगी। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड पेरेंटिंग। अथॉरिटी एंड पेरेंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक हैं कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, इसके अंदर पेरेंट्स का कंट्रोल होता है और कंट्रोल ज़्यादा होता है, और वार्मथ जो केयर है, बिहेवियर है, वो लो होता है। इसके अंदर ओबीडियंस है, एक्सपेक्टेड की जाती है विदाउट एक्सप्लेनेशन। ये बताते हैं कि पेरेंट्स जैसा कहते हैं बच्चे को सिर्फ वैसा ही करना है, उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। इफेक्ट ऑन चाइल्डहुड, इसका बच्चे के चाइल्डहुड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? चाइल्ड में बी फियरफुल और शाई। इससे बच्चा घबराहट या शाईनेस फील कर सकता है। इसके अंदर उसमें क्या था? कॉन्फिडेंस हाई होगा इसमें, कि बच्चा खुल के अपने विचार नहीं समझा पाएगा पेरेंट्स को, तो उसके अंदर लो कॉन्फिडेंस रह जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल हैं वो भी पुअर रह जाएंगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एडोलिसेंस। इसका एडोलिसेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेबेलियन हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, लो सेल्फ एस्टीम आएगी, एक्सप्रेसिंग इमोशन में डिफ़िकल्टी आने लग जाएगी। नेक्स्ट है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हाई वॉर्मथ बट लो कंट्रोल। जो पेरेंट्स का बिहेवियर है बच्चे की तरफ बहुत ही रिबलर हो जाता है, वो उन्हें कभी रोकते टोकते नहीं है, कंट्रोल तो बिल्कुल कम होता है। इसके अंदर वेरी फ्यू रूल्स एंड लिमिट, बहुत ही कम रूल बनाते हैं पेरेंट्स, लिमिट तो बिल्कुल नहीं डिसाइड करते। पेरेंट्स का एक्ट है वो लाइक एज ए फ्रेंड हो जाता है। फ्रेंड होना अच्छा है पर लिमिटेड वे में। अगर बच्चे के सामने हम बिल्कुल ओपन अप हो जाते हैं, उनको कोई रूल स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं करते, तो उनके ऊपर बहुत ही गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चाइल्डहुड में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? पुअर सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत ही जो डिसिप्लिन है बहुत कमज़ोर हो जाता है और डिफ़िकल्टी फॉलो करता है रूल्स के दौरान, इमोशनल डिपेंडेंस होती है।
एडोलेसेंस में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो जाती है, और क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कमी आती है उसके अंदर। लास्ट एंड फोर्थ टाइप ऑफ पेरेंटिंग है अनइन्वॉल्व्ड या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लो वार्मथ और लो कंट्रोल। इसके अंदर तो जो वार्मथ है वो और कंट्रोल बिल्कुल ही लो होता है। पेरेंट्स आर इमोशनली डिस्टेंक्ट, बच्चों के साथ पेरेंट्स का कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता। गाइडेंस और सपोर्ट तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसका चाइल्डहुड पर क्या इफ़ेक्ट करेगा, इमोशनल इनसिक्योरिटी आएगी, पुअर सोशल स्किल, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। और एडोलेसेंस पे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आएंगी, रिस्क टेकिंग बिहेवियर हो जाएगा, और इमोशनल डेवलपमेंट तो बिल्कुल ही कमज़ोर रह जाएगा। अब हम इनको कंपेयर करते हैं सभी को, पेरेंटिंग स्टाइल को, क्या चाइल्डहुड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, एडोलेसेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल। उसके अंदर क्या है, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, नेग्लेक्टफुल। उसके बाद इनका क्या चाइल्डहुड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या एडोलेसेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ये बता रखा है। क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हम स्टार्टिंग से करते हैं कि जो अथॉरिटेटिव का है, अथॉरिटेटिव का चाइल्डहुड इफेक्ट पे कॉन्फिडेंट फील करेगा, अच्छा सोशल डेवलपमेंट होगा, और एडोलेसेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा और स्टेबल रहेगा, सेल्फ स्टीम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अथॉरिटेरियन में फियरफुल एंसाइनेस आ सकती है, बचपन में रिबेलियन हो सकता है, लो सेल्फ स्टीम आती है। इसमें क्या होती थी, हाई फर्स्ट में, इसीलिए इसको क्या है, सबसे अच्छा माना गया है पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव को। फिर परमिसिव आएगी, इसमें चाइल्डहुड में अनडिसिप्लिन्ड आता है, इम्पल्सिव इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो सकता है। नेग्लेक्टफुल में क्या होगा, चाइल्डहुड पर इनसिक्योरिटी फील आती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं एडोलेसेंस में। उसके बाद हम करने वाले हैं कंक्लूजन पेरेंटिंग स्टाइल का। पेरेंटिंग स्टाइल हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ता है ऑन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सभी जितनी भी हमारे पास इन्फेंसी, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्ड, अर्ली अडल्टहुड, सब में क्या होता है, बहुत इफेक्ट डालता है पेरेंटिंग स्टाइल, स्पेशली किन पे, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पे। अमंग ऑल स्टाइल्स, सभी स्टाइल्स के अंदर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कंसिडर द मोस्ट बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट। हेल्दी पेरेंटिंग लीड्स टू ए हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जितनी हमारी जो पेरेंटिंग हेल्दी रहेगी उतनी ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। मीडिया के अंदर क्या क्या हो सकता है, मीडिया में होता है टीवी, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फिल्म्स, न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट, मोबाइल ऐप्स एंड गेम्स। ये सारे क्या होते हैं, मीडिया में इंक्लूड होते हैं। मीडिया प्ले ए पावरफुल रोल इन शेपिंग द थिंकिंग, बिहेवियर, इमोशंस एंड वैल्यूज ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं किस टाइप के इम्पैक्ट होते हैं मीडिया के ऊपर। सबसे पहले आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये क्या करता है, अगर पॉजिटिव हम वे में लेके चलें तो ये नॉलेज एंड अवेयरनेस को इम्प्रूव करता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं लर्निंग लैंग्वेज एंड कंसेप्ट के अंदर। सॉरी। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन है वो इन्हेंस होती है। और एडोलेसेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज़ को इंक्रीज करते हैं और एनकरेज करते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन को। उसके बाद है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है चिल्ड्रन के ऊपर, हम एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इफेक्ट फिजिकल हेल्थ, हम ज़्यादा फ़ोन में घुसे रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो इसका क्या है, हमारे जो फिजिकल हेल्थ है, हम आउटडोर गेमिंग नहीं कर पाते तो फिजिकल हेल्थ है इफ़ेक्ट होती है। एक्सपोजर टू वायलेंस क्रिएट फियर एंड एग्रेशन, जैसे ही हम फ़ोन्स में, मीडियाज़ में अगर ज़्यादातर वायलेंस है उसको एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे अंदर डर और एग्रेशन की भावना उत्पन्न होने लगती है।
रिड्यूस अटेंशन स्पान एंड आउटडोर एक्टिविटी। इससे क्या होता है, हमारी जो आउटडोर एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही कम हो जाती हैं। अडोलिसेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सोशल मीडिया कंपैरिजन कोज लो एस्टीम। अगर हम सोशल मीडिया के कंपैरिजन का रीज़न देखें तो हमारे अंदर लो सेल्फ स्टीम आता है। अनरियलिस्टिक बॉडी इमेजेस लीड्स टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जैसे ही हम बॉडी इमेजेस की बात करते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस एंजाइटी आने लगती है। एडिक्शन हो जाता है मोबाइल का, इंटरनेट का, हमारे किसके ऊपर, एकेडमिक परफॉर्मेंस के। अगर हम ज़्यादा फ़ोन को टाइम ना दें, अपने स्टडी पर फोकस करें तो हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मीडिया एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मीडिया स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस करता है इमोशंस एंड फीलिंग्स को। हमारे जो हम यही मान लो कि हम कोई सीरियल देखने लगते हैं, मूवी देखने लगते हैं, उससे हमारे इमोशंस एंड फीलिंग इतने जुड़ जाते हैं, वो जो हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। रिपीटेड एक्सपोजर टू नेगेटिव न्यूज़ कैन कोज फियर एंड एंजाइटी। अगर हम बार बार एक ही टाइप की न्यूज़ देखते रहते हैं, नेगेटिव न्यूज़, आजकल पॉजिटिव की जगह नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आती हैं, अगर नेगेटिव न्यूज़ को हम बार बार देखेंगे, हमारे मन में कहीं ना कहीं फियर एंड इनसिक्योरिटी अपने आप आने लगती है। हम बेशक चाहे या ना चाहें, अपने आप ऑटोमेटिक फियर एंड इनसिक्योरिटी आने लगती है। इमोशनल अटैचमेंट टू वर्चुअल वर्ल्ड में रिड्यूस रियल लाइफ सोशल स्किल। जो इमोशनल अटैचमेंट है वर्चुअल वर्ल्ड के साथ, वो हमारी रियल लाइफ सोशल स्किल को वो बिल्कुल कम कर रहा है। हम फेसबुक पे, इंस्टा पे इतने फ्रेंड बना चुके हैं कि हमें जो हमारे रियल लाइफ फ्रेंड हैं हम उनसे बिल्कुल दूर होते जा चुके हैं। और क्या ये कभी हमारी प्रॉब्लम में काम आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। रियल लाइफ सोशल स्किल डेवलप करनी चाहिए, चाहे बेसिक 2 या 3 फ्रेंड्स हों, पर हमारी रियल लाइफ होनी चाहिए। फेसबुक, इंस्टा ये कभी काम नहीं आएंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है मीडिया हाईलाइट सिग्निफिकेंट इवेंट्स। मीडिया ऑफन हाईलाइट स्पेसिफिक इवेंट जैसे कि वॉयलेंस, क्राइम, एक्सीडेंट्स। मीडिया ज़्यादातर क्या है, वो टॉपिक्स वो दिखाएगी जिससे हाई अटेंशन मिले, जैसे कि वॉयलेंस, क्राइम, एक्सीडेंट्स। सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल स्कैंडल्स दिखाएगी जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, बाकी वो क्या होता है, एक धोखा ही होता है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रोटेस्ट दिखाएगी। नेचुरल डिजास्टर, पैंडमिक्स, जैसे कि कोरोना आया था उस हिसाब से, यही सारी चीज़ें दिखा रही है जो हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। दीज इवेंट्स आर समथिंग शोन रिपीटेडली एंड ड्रामेटिकली। यही बार 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 दिखाया जा रहा है, ड्रामा क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं डिसकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट मीडिया इवेंट्स। ये भी एक पॉइंट है हमारे सिलेबस के अंदर। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ मेन टॉपिक नहीं किए हैं, हमने हर पॉइंट को जो फर्स्ट यूनिट में दिया गया है चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप के सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। तो आप सभी पॉइंट्स को इंक्लूड कीजिए, क्या पता एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से आ जाए। ज़्यादातर हम क्या करते हैं पेपर के एग्ज़ाम के दौरान कि हम जो मेन पॉइंट हैं उनको याद कर लेते हैं, जो ये छोटे और बारीक हैं इनको देखना ही छोड़ देते हैं, और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं से बन जाते हैं। तो कर लेते हैं इसको भी। डिसकंस्ट्रक्शन मीन्स क्रिटिकली इमेजिंग हाउ मीडिया प्रेजेंट एन इवेंट एंड हाउ इट अफेक्ट यंग माइंड्स। इसका मतलब क्या है, कैसे मीडिया किसी भी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज कर कर कैसे हमारे तरफ या हमको शो करता है, जिससे हमारे माइंड को इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे मीडिया क्रिएट करता है एक इम्पैक्ट को, अब ये जान लेते हैं। वो क्या करते हैं, सेंसेशनल हेडलाइंस का यूज करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, शॉकिंग विजुअल्स का, इमोशनल लैंग्वेज, ड्रामेटिक म्यूजिक ये यूज करते हैं, जिससे बिल्कुल जो नॉर्मल न्यूज़ है वो भी हमें हाई फाई लगने लगती है। और वन साइडेड प्रेजेंटेशन करते हैं फैक्ट्स की, वो फुल के फैक्ट्स को नहीं बताते, जो जिस पर हमारा फोकस जाए ना वही प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ मीडिया इन क्रिएटिंग सोशल रियलिटी। क्या रोल ऑफ मीडिया इन क्रिएटिंग सोशल रियलिटी, एक सेकेंड, इसके अंदर क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया इन क्रिएटिविटी सोशल रियलिटी। क्या है मीडिया है वो डज नॉट ओनली रिपोर्ट इवेंट, केवल इवेंट ही नहीं करता बल्कि क्रिएट करता है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। जैसे कि नॉर्मलाइज करेगा वॉयलेंस को, एग्रेशन को। कुछ मीडिया चैनल या मीडिया कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मलाइज भी करते हैं वॉयलेंस एंड एग्रेशन को, वो परसेप्शन ऑफ रियलिटी भी क्रिएट करते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते, बाकी बहुत ही कम है ऐसे। प्रमोट करता है मटेरियलिज्म को, अनरियलिस्टिक सक्सेस को। इन्फ्लुएंस करता है वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल को। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। हमारे टीचर और जो पेरेंट्स उनका क्या रोल है, तो इनका बहुत ही अहम रोल है। ये करते हैं बच्चों को गाइड करते हैं लिमिटेड एंड मीनिंगफुल मीडिया यूज को। पेरेंट्स क्या बताएंगे या टीचर्स क्या बताएंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिमिटेड यूज करना है और मीनिंगफुल मीडिया का यूज करना है। ये हमें इंक्रेज करते हैं मीडिया लिटरेसी को। हमें मीडिया की बारे में पूरी नॉलेज बताते हैं कि मीडिया कैसे हमारे सामने गलत परसेप्शंस रखते हैं। इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर एंड बिलीव्स को। नेक्स्ट है रोल ऑफ, सॉरी ये रिपीट हो गया है, और डिस्कस करते हैं मीडिया कंटेंट। ये स्टार्ट है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचिंग को गाइड करते हैं, इनक्रेज करते हैं मीडिया लिटरेसी को, और डिस्कस करते हैं मीडिया कंटेंट को ओपनली। हेल्प चिल्ड्रन डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड मीडिया रिप्रेजेंटेशन। कंक्लूजन क्या बताता है इसका? कंक्लूजन ये है कि मीडिया का हमारे ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है हमारे डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट के ऊपर। अगर इट कैन बी बोथ एजुकेशनल और हार्मफुल। इसका यूज हार्मफुल भी हो सकता है और एजुकेशनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम उसको किस टाइप और किस वे में यूज़ कर रहे हैं। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस क्या इसेंशियल है फॉर हेल्थी डेवलपमेंट के लिए। मीडिया शुड इन्फॉर्म नॉट मिसलीड, एजुकेट नॉट क्रिएट फियर। मीडिया का मेन काम क्या होना चाहिए? इन्फॉर्म नॉट मिसलीड, एजुकेट करना होना चाहिए, ना कि क्रिएट करे भय को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये था हमारा पार्ट 3। आज हमने पार्ट 3 के अंदर फर्स्ट यूनिट को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट की PDF चाहिए तो आप कमेंट में PDF 2026 लिख कर छोड़ सकते हैं।